सरकार अपने बजट में आय और व्यय में संतुलन बनाने की कोशिश करती है। आय सरकार को कर एवं गैर कर माध्यमों से सृजित होती है, जिसमें कर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए हम कर का क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर डिस्कशन कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। इस वीडियो में हम व्यय का क्या प्रभाव पड़ेगा पूरी अर्थव्यवस्था पर, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि उत्पादन की क्षमता पर अगर प्रभाव देखा जाए तो सरकार अगर सार्वजनिक व्यय कर रही है तो उसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय के माध्यम से लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर यानी उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होंगी, ज़्यादा आय बढ़ेगी और इस वजह से मांग भी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था तीव्र गति की ओर बढ़ने लगेगी। अर्थव्यवस्था अगर मंदी में है तो वो रिवाइव करने लगेगी। तो क्षमता तो उत्पादन की बढ़ने लगती है अगर सरकार व्यय करती है। कुछ व्यय जैसे अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यय करती है, जिसको हम अवसंरचना कहते हैं, आधारभूत संरचना कहते हैं, जिसमें पावर है, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हुए, या सड़क है, बिजली है, पानी है, इन सब की जो व्यवस्था करती है, मतलब अनुकूल वातावरण बनाना उद्योगों के लिए। तो ऐसे अनुकूल वातावरण को बनाने में जो भी सार्वजनिक व्यय होता है वह किसी न किसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में विकास ही लाता है और आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने में सहायक होता है, क्योंकि वह एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा, यानी रोजगार का स्तर बढ़ेगा और धीरे धीरे डिमांड भी बढ़ेगी, मूल्य बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था आगे की ओर बढ़ती जाएगी। क्योंकि कीन्स ने ये मॉडल प्रस्तुत किया कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए। तो उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी रियल सेविंग्स होंगी अगर गवर्नमेंट सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देती है, तो उनको खाली अपने उद्योग को सेटअप करने में ही खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि जो उद्योगपति हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च नहीं करना चाहते, क्योंकि उसका टाइम लैग ज़्यादा है, उसका रिटर्न देर से मिलता है, साथ ही साथ एक बार में बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। और भारत जैसे देश में जो उद्योगपति हैं या जो एंटरप्रेन्योर साहसी हैं, उनके पास पूंजी की कमी रहती है, तो वो इन सब में ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट एक तो वातावरण सार्वजनिक व्यय के माध्यम से क्रिएट कर सकती है, दूसरे गवर्नमेंट अनुदान भी दे सकती है। जैसे कुछ क्षेत्रों में गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ उद्योग खुलें तो वहाँ पर अनुदान दे सकती है, या कृषि क्षेत्र में भी अगर उसमें बढ़ोतरी लाना चाहती है कि उसकी उत्पादकता बढ़े, उत्पादन बढ़े, तो वहाँ पर भी वो सब्सिडीज़ दे सकती है या अनुदान विभिन्न माध्यमों से दे सकती है। सब्सिडीज़ मतलब जो सुविधाएं सरकार जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे कम रेट पर उपलब्ध कराए तो उसे हम सब्सिडी कहते हैं। और अनुदान ग्रांट्स होती हैं जो गवर्नमेंट समय समय पर देती है विभिन्न क्षेत्रों को, विभिन्न आपदाओं के समय भी दे सकती हैं या नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ज़रूरत के हिसाब से भी दे सकती हैं। जो गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सपोर्ट्स बढ़े, तो जो एक्सपोर्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स की इंडस्ट्री हैं उनको प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अनुदान दे सकती हैं। तो इस तरीके से उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने में कार्य करेंगी। बचत भी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों की आय बढ़ जाएगी तो क्रय शक्ति बढ़ेगी, कंजम्पशन जितना है उनका उससे ज़्यादा वो अगर अर्न कर रहे हैं, उनकी आय सृजित हो रही है, तो बचत करने की क्षमता भी बढ़ेगी। जो उद्योगपति हैं अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर से खर्चा बचेगा तो वो पूंजी को या तो अपने विस्तार में लगाएंगे उद्योगों के, और या फिर वो उनकी एक तरीके की बचत होगी जो लाभ है उनका। तो इस तरीके से गवर्नमेंट मॉनेटरी रूप में भी और रियल टर्म्स में भी दोनों तरीके से सहायता कर सकती है। गवर्नमेंट वृद्धावस्था पेंशन हुई, बेरोजगारी भत्ता हुआ, तरह तरह की सामाजिक स्कीम्स हैं, सामाजिक सुरक्षा की, जिस इंश्योरेंस सेक्टर की, कृषि बीमा योजना है, किसानों को भी तरह तरह की बीमा की योजनाओं का लाभ देते हैं। तो इससे भी गवर्नमेंट चाहे तो एक्सपेंडिचर करके
लोगों की आय को वास्तविक रूप में बढ़ा सकती है। जो खर्चा वो किसी मद पे करते हैं, जैसे शिक्षा है अगर फ्री दे रहे हैं, ऐसे हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट अगर फ्री दे रही है, तो जो गरीब तबका है अगर वो इनका लाभ उठाता है तो उसकी उतनी बचत हो जाती है, उतना वो उसको एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ता है और वो उसकी बचत है। तो रियल टर्म्स में अगर आप देखें तो उसकी इनकम बढ़ जाती है और उसकी जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। फिर जो भी सामान सरकार बनाती है, जैसे मैंने सब्सिडी की बात कही, तो सब्सिडी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को, एग्रीकल्चर सेक्टर को इस तरीके की जैसे एलपीजी सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, तो सब्सिडीज़ के माध्यम से जो वस्तुएं हैं उनको सस्ते में प्रोवाइड कर सकती है। उसका जो भार होगा सरकार खुद वहन करेगी और उसको सस्ते में प्रोवाइड करेगी। सस्ते सामान और सेवाओं के माध्यम से भी सरकार अपने सार्वजनिक व्यय से लोगों की वास्तविक आय को बढ़ा सकती है। तो उस कार्य करने की जो बचाने की इच्छा है वो कैसे प्रभावित होगी, तो इच्छा भी पॉजिटिवली ही प्रभावित होगी, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करके यूटिलिटी ग्रांट कर रही है, कोई डिसयूटिलिटी नहीं हो रही है टैक्स की तरह कि कोई उसको त्याग नहीं करना पड़ रहा है, लाभ ही सृजित हो रहा है जिस पर भी वो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है। चाहे वो कलेक्टिव कंजम्पशन की वस्तुएं हैं, सामूहिक उपभोग की वस्तुएं हों, जैसे सड़क है अगर बिजली प्रदान कर रही है, या पुल है किसी पुल से जाना, डैम है, ऐसे कलेक्टिव कंजम्पशन की भी वस्तुएं हो सकती हैं। और इंडिविजुअल कुछ लोगों को टारगेट करके भी सरकार इन्वेस्टमेंट अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर कर सकती है, जैसे स्पेशल किसी वीकर सेक्शन के लिए, किसी मार्जिनलाइज्ड क्लास के लिए, इनके लिए अगर खर्चा करती है तो वो स्पेशल टारगेट भी कर सकती है और साथ ही साथ कलेक्टिव कंजम्पशन वाली वस्तुओं पर भी व्यय कर सकती है। तो इससे लोगों की जो इच्छा है चाहे कार्य करने की चाहे बचत करने की, उसमें बढ़ोतरी ही होगी, क्योंकि लोगों को लगेगा कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर रही है और साथ ही साथ उनका इस जीवन का स्तर भी बढ़ जाएगा। और जब जीवन का स्तर बढ़ेगा वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करेंगे, अच्छे कार्य कुशलता सीखेंगे, स्किल डेवलपमेंट होगा उनका। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव ही डालेगा सार्वजनिक व्यय पर। कुछ अर्थशास्त्री हैं वो ऐसा कहते हैं कि अगर निर्धन वर्ग पर तरह तरह से गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है और उनको बिना काम किए भी बहुत सारी सुविधाएं अगर मिल रही हैं तो लोगों में आलस की भावना भी उत्पन्न हो सकती है। तो कुछ अर्थशास्त्री फ्री बीज जो हम कहते हैं उसको देने के पक्षधर नहीं हैं, पर ये अपना अलग अलग विचार हैं। तो कुछ बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जिनके कार्य करने की क्षमता कम होगी, या कार्य करने की क्षमता तो बढ़ सकती है पर इच्छा हो सकता है कम हो, क्योंकि उनके अंदर अगर आलस्य आएगा तभी ऐसा होगा। अदरवाइज नॉर्मली वो इच्छा को बढ़ाएंगे ही, क्योंकि वो एक सहायतार्थ है कि आप और आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। फिर साधनों के बंटवारे की बात है, जैसे हमारे यहाँ 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। प्राइमरी सेक्टर जिसमें कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उद्योग और निर्माण इन सब से रिलेटेड, तीसरा सेक्टर है सर्विसेज सेक्टर। तो इनमें से किन सेक्टर्स को गवर्नमेंट बढ़ावा देना चाहती, उन सेक्टर्स में भी उसके कौन से प्रायोरिटी उद्योग हैं या प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, कौन से मद हैं जो प्राथमिकताओं पे हैं, उन पर खर्चा करेगी। इस तरीके से जो साधनों का डायरेक्शन है या बंटवारा है उसको भी चेंज कर सकती है। जैसे कि बजट में गवर्नमेंट को हर एक आइटम पर वो कितना खर्च कर रही है ये पूरा पहले से ही एस्टिमेट लगाकर अनाउंस करती, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ अपने एस्टिमेट्स फाइनेंस मिनिस्ट्री को देते हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री उस हिसाब से उन मदों को लमसम प्रोड्यूस करती है कि हाँ इतना एस्टिमेट है कि खर्चा होगा और इतना आवंटित किया जाता है और कितना यूज़ हुआ, ये सारा हम बजट के लेखा जोखा में देखते हैं। तो चैनलाइज करना रिसोर्सेज को, जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं यानी जो प्राथमिक क्षेत्र हैं उनमें जो भी संसाधन हैं उनको सही दिशा प्रदान की जा सकती है पब्लिक एक्सपेंडिचर के माध्यम से। जैसे कर में हमने देखा कि सरकार चाहती है एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज ज़्यादा लगें या उद्योग जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादा लगें, तो उसके लिए कर में छूट दे रही थी।
तो यहाँ पे ऐसे क्षेत्रों में सरकार अपने व्यय को बढ़ाएगी, अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी और कुछ स्थानांतरित व्यय भी करेगी, जैसे अलावेंसेस डिफरेंट देना, जिससे कि लोगों की कार्यशक्ति बढ़े, यातायात की सुविधाएं प्रदान करेगी, टेलीकम्युनिकेशंस की सुविधाएं प्रदान करेगी। अब आज के समय में डिजिटलाइजेशन एक बहुत बड़ा वेरिएबल है, तो डिजिटलाइजेशन किस तरीके से बढ़ाया जा सके, टेलीकम्युनिकेशन है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं, ये सब जितना ही हर एक क्षेत्र में प्रोवाइड की जाएंगी उतना ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे कि हम देख रहे हैं इस समय हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो बहुत सारे जो गांव के क्षेत्र के या दूर दराज के एरिया के बच्चे हैं उनको इंटरनेट फैसिलिटीज़ हो रही, वो बार बार या तो एग्ज़िट हो जाते हैं ऐप से या वो जुड़ ही नहीं पाते हैं, तो इस तरीके की कई समस्याएं आती हैं। क्यों? तो ये जितना ही अच्छा होगा तो उनकी प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ रहा है ना, उनकी शिक्षा पर फ़र्क पड़ रहा है, उनकी क्लास मिस हो रही है। तो इस तरीके से अगर गवर्नमेंट चाहती है कि उत्पादकता बढ़े तो इंटरनेट की फैसिलिटीज़ और अच्छी दे, टेलीकम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ और अच्छी दे, साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए उनको जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए जैसे लैपटॉप है, टैबलेट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, इनको देगी तभी जो है वो उसका लाभ उठा पाएंगे। अदरवाइज़ अपने और कुछ उसके डेटा कार्ड भी भरवाने के पैसे उपलब्ध हों इनडायरेक्ट वे में, अभी इस दिशा में गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। और हम लोग ये देखते हैं कि हमारी जो छात्र छात्राएं हैं उनको इस क्षेत्र में समस्या उत्पन्न हो रही है। किसी के पास कभी डेटा कार्ड नहीं भरा होता है, किसी के पास कहीं पे इंटरनेट कनेक्शन आ नहीं रहा है सही से, बहुत सारी समस्याएं। तो ये जितना गवर्नमेंट इस क्षेत्र में एक्सपेंडिचर करेगी उतनी ही एजुकेशन सिस्टम हमारा, क्योंकि अब हमें दोनों को लेके चलना है, जो हमारी ऑनलाइन शिक्षा है और ऑफलाइन शिक्षा दोनों का मिक्स्ड हमें चलाना है। तो इस वजह से ये सारी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसे लैपटॉप प्रोवाइड करना या टैबलेट्स प्रोवाइड करना या स्मार्टफोन्स प्रोवाइड करना बच्चों के जो कि खुद के हों, अगर वो परिवार के रहते हैं तो परिवार की अपने जिस भी मेंबर के हैं उसके अपने अलग एंगेजमेंट्स हैं, वो अपने कमाने धमाने में लगा हुआ है, तो बच्चा नहीं अटेंड कर पाता है क्लास और उसकी क्लासेस मिस होती हैं। और हो सकता है सभी परिवारों की, ज़्यादातर परिवारों की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो अपने बच्चों को अलग से फ़ोन दे सकें या अलग से उनका भी डेटा कार्ड भरवाएं या उनकी इंटरनेट फैसिलिटी दें। तो गवर्नमेंट अगर चाहती है कि हमारी एजुकेशन की क्वालिटी बढ़े तो इसमें उसको खर्च करना पड़ेगा। ये भी एक सार्वजनिक व्यय का मद होगा। फिर सार्वजनिक व्यय तथा आय वितरण को कैसे प्रभावित कर सकती है। जिस तरीके से सरकार जिनकी इनकम कम थी उन पर कम टैक्स लगाती है और जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है उन पर टैक्स की दर बढ़ती जाती है, यही प्रगतिशील करारोपण था और इसको हम अच्छा मानते थे। उसी तरीके से सार्वजनिक व्यय में जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी सरकार अपना व्यय कम करती जाएगी, यानी जो सबसे निर्धन वर्ग है उस पर सबसे अधिक व्यय करना और उससे ज़्यादा इनकम वाले पे थोड़ा कम, उससे ज़्यादा पे थोड़ा कम, और बहुत ज़्यादा जिनकी इनकम है उन पर तो टैक्स के माध्यम से गवर्नमेंट ले ही रही है। और एक्सपेंडिचर ऐसा जो सभी उसका उपभोग करें तो वो भी उसका उपभोग करें तो कोई बात नहीं, पर स्पेशल एक्सपेंडिचर्स शायद ना करें। उद्योगों को सेटअप करने के लिए तो रिसोर्सेज को चैनलाइज करना है, इसलिए कर रही है गवर्नमेंट, अदरवाइज स्पेशली कोई एक्सपेंडिचर रिचर पर्सनस पे नहीं करती है। क्योंकि ये देखा गया है कि अगर हम सेम अमाउंट की जो रिच पर्सन है उस पर सेम अमाउंट का टैक्स लगाएं और जो गरीब व्यक्ति है उसको उतना ही उस पर एक्सपेंडिचर कर दें, यानी कि उसकी इनकम बढ़ जाएगी उतनी मात्रा से और जो रिचर पर्सन है उसकी मात्रा उतनी मात्रा से घट जाएगी। यानी जो जिस पर टैक्स लगा उसकी डिसयूटिलिटी हुई और जिसको मिला उसकी यूटिलिटी हुई। तो ये डिसयूटिलिटी और यूटिलिटी को जब आप माइनस करते हैं तो जो नेट यूटिलिटी है वो समाज की बढ़ के ही आती है। इसलिए सार्वजनिक व्यय को हम कह रहे हैं कि वो आर्थिक असमानता को भी कम करने में सहायक हो सकती है। प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर ये होगा कि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़े गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर का परसेंटेज कम करती जाए, जिसकी कम इनकम हो उस पर ज़्यादा खर्च करे, जिसकी ज़्यादा इनकम हो उस पर कम खर्च करे। रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर वो होगा कि जैसे जैसे आय बढ़ रही है सरकार और ज़्यादा लोगों पर खर्चा करे। जैसे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सैलरीज अगर बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, अलाउंसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, डियरनेस अलाउंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो जो
ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो तो संपन्न होता जाएगा, जो सैलरीड पीपल हैं, पर बाकी सेक्टर्स का क्या होगा? तो अगर ऐसा करती तो वो भी थोड़ा एक स्तर के बाद रिग्रेसिव हो सकता है। फिर प्रोपोर्शनल एक्सपेंडिचर वो होगा कि जहाँ पर सेम रेट से, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी पर सरकार अगर बराबरी से खर्च करती है तो हम उसको कहते हैं कि वो प्रोपोर्शनल एक्सपेंडिचर सरकार कर रही है। जो विकसित देश हैं वहाँ पर आर्थिक विकास लाने के लिए जो सरकार व्यय करती है, वहाँ पर इफ़ेक्टिव डिमांड को बनाए रखना, प्रभावपूर्ण मांग को बनाए रखना या उसको बढ़ाना, ये काम है। जैसे कीन्स ने कि जो मॉडल है वही कहता है कि हाउ टू इंक्रीज इफेक्टिव डिमांड, जी इंट्रोड्यूस करना यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और उसको बढ़ाना जिससे कि आय बढ़े और एम्प्लॉयमेंट बढ़े, आउटपुट बढ़े। तो गवर्नमेंट अगर जी अमाउंट से अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करती है तो मल्टीप्लायर इफेक्ट से इनकम और आउटपुट उनका बढ़ता है, अर्थव्यवस्था का बढ़ता है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसीलिए जस्टिफाइड है क्योंकि इट इंक्रीजेज आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, यूटिलिटी मैनी फोल्ड टाइम्स, जिसको हम मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं, उसके अनुसार बढ़ती है। तो विकसित देशों में इफेक्टिव डिमांड बढ़ाने की समस्या, जो स्तर वो प्राप्त कर चुके हैं उस स्तर पे बने रहें, उससे नीचे ना आए, और अगर मंदी आ रही है तो सरकार स्पेशल पैकेजेस से एक्सपेंडिचर करके व्यय को बढ़ाए। फिर विकासशील देशों में उद्देश्य अलग है, यहाँ पर मांग ही नहीं है तो मांग कम है। क्यों कम है? ऐसा नहीं कि जनसंख्या कम है इसलिए मांग कम है, जनसंख्या है पर लोगों के पास अर्निंग कैपेसिटी नहीं है, परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति नहीं है। तो उनको क्रय शक्ति देना, तो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजित करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो उनकी इनकम जनरेट होगी, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और विकास की विभिन्न प्रकार की मदों पर सरकार को व्यय करना चाहिए जिससे अर्थव्यवस्था तीव्र गति से आगे बढ़े। और क्योंकि अल्प विकसित देश या विकासशील देश में आर्थिक समृद्धि और विकास को बढ़ाना एक ज्वलंतशील मुद्दा है, और वो जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही कंजम्पशन और बढ़ेगा और वो तेज़ी से और बढ़ते जाएंगे। फिर आता है कि हम क्या सिर्फ एक्सपेंडिचर बढ़ाते जाएं और अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ती ही जाए? ये तो हुई इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने की बात, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने की बात, पर आर्थिक स्थिरता कायम रखना भी सरकार का ही काम है। तो अगर इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, मुद्रास्फीति है, प्राइसेस कंटिन्यूअस प्राइसेस बढ़ रहे हैं लगातार, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी। और अगर मंदी की सिचुएशन है तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी जिससे कि लोगों को आय सृजित हो और लोगों को रोजगार मिले, आय सृजित हो और अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। क्योंकि मंदी की सिचुएशन में या स्लो डाउन है तो बड़ा निराशावादी माहौल रहता है, उसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स जब तक गवर्नमेंट आगे आके नहीं काम करेगी, एक पॉजिटिव माहौल नहीं क्रिएट करेगी, तब तक इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको जो प्रॉस्पेक्टिव यील्ड इन फ्यूचर है वो उनको ऐसा लगता है कि वो उतनी बढ़िया नहीं मिलेगी, या फ्यूचर के प्रति बहुत आशान्वित नहीं होते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट की दर है या प्राइसेस हैं लगातार गिर रहे होते हैं स्लो डाउन या रिसेशन में। तो गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर करती है, जैसे कोरोना काल में अभी स्पेशल पैकेजेस अनाउंस हुए 3-4 चरणों में विभिन्न सेक्टर्स के लिए अनाउंस हुए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अलग, एमएसएमई के लिए अलग, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सकता है। जो भी रिवर्स माइग्रेशन से लेबरर्स अपने घर आए थे उनको कैसे अकोमोडेट करना है, उनको कैसे एम्प्लॉयमेंट देनी है, इन सारे मुद्दों पर बात करने की, मतलब इन सारे मुद्दों को ध्यान देने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक पैकेजेस अनाउंस हुए, और ये हुआ कि आगे जैसे ज़रूरत पड़ेगी उस तरीके से और भी अनाउंस किए जाएंगे। तो गवर्नमेंट का यही काम है, जब भी क्राइसिस सिचुएशन हो तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में गति प्रदान करे। तो सरकार ऐसे सार्वजनिक उद्यम लगा सकती है जो सबके लिए यूज़फुल हों, या जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर अभी शुरुआत में नहीं आ रहा है इन्वेस्टमेंट करने, सड़क है, रेल है, यातायात, इन सब की सुविधाएं प्रदान करना। फिर अनुदान नीति के माध्यम से भी कर सकती है। और आर्थिक स्थिरता और रोजगार बढ़ाना तो एक बहुत ही ज़रूरी कदम है जो सरकार को
मतलब सरकार को लेना ही पड़ता है। कीन्स की जो थ्योरी थी उसके बाद ही सार्वजनिक व्यय का महत्व इतना ज़्यादा बढ़ गया। उसके पहले क्लासिकल इकोनॉमिक्स में हम पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को या गवर्नमेंट के कार्यों को ही बहुत कम मानते थे। तो जब कार्य सीमित हैं तो आय भी उतनी सृजित करने की ज़रूरत नहीं, और जो मद हैं जिन पर एक्सपेंडिचर करना है उस पर भी बहुत ज़रूरत नहीं है एक्सपेंडिचर करने की। पर जब 1930 की मंदी आई और कीन्स ने अपना ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, जो एक मॉडल दिया वेजेस और इंटरेस्ट को लेके कि इंटरेस्ट रेट कम करे, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाए, जिससे अर्थव्यवस्था में पॉजिटिव माहौल बनाए, जिससे लोगों की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़े, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़े, प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ कैपिटल बढ़े। क्योंकि ये अपने आप स्वतः नहीं होती हैं चीज़ें जब एक बार इकॉनमी स्लो डाउन होने लगती है, क्योंकि हम जो अर्थशास्त्र है उसमें हम मनुष्य की स्टडी कर रहे हैं और मनुष्य साइकोलॉजिकल फैक्टर से भी इम्पैक्ट होता है उसकी। इसीलिए ये चीज़ें हम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में भी हम देखते हैं, तो उसकी साइकोलॉजी, मनोविज्ञान बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो मंदी के या स्लो डाउन के समय उद्योगपति हैं या लोग उतने आशान्वित नहीं है, तो पैसा अपना लगाना ही नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि वो बचत में ज़्यादा पैसा करें अगर इंटरेस्ट रेट हाई है, अगर इसीलिए इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए जिससे कि मनी इकॉनमी में आए, और जब मनी इकॉनमी में आएगा तो मनी सप्लाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइसेस, और दैट विल लीड टू इंक्रीज इन डिमांड और increase in demand will lead to more and more supply, so the economy will revive। और इस तरीके से अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना भी सरकार का काम है। तो हमने आज बेसिकली देखा कि किस तरीके से सरकार अपने सार्वजनिक व्यय के माध्यम से उत्पादन की क्षमता पर और लोगों की इच्छा पर प्रभाव डाल सकती है, किस प्रकार से वो साधनों के आवंटन को इफ़ेक्ट कर सकती है कि किस क्षेत्र में ज़्यादा आवंटन करे, कौन से क्षेत्र ज़्यादा ज़रूरी हैं, और साथ ही साथ किस प्रकार से प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ा सकती है या घटा सकती है, और किस तरीके से आर्थिक स्थिरता ला सकती है। विकासशील देशों में तो विकास करना ही प्रमुखता सरकार का ही काम है, प्राइवेट सेक्टर्स को मोटिवेट करना गवर्नमेंट का काम है। तो सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है और बढ़ती ही जा रही है, जैसा कि हम जानते हैं कि वैगनर के नियम में कि लगातार कार्य बढ़ते ही जाते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अब पीछे छूट गए हैं, उनकी विचारधारा अब उतनी निगेट हो गई है या कहीं उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई, क्योंकि कार्य लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं सरकार के। और कार्य क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि सरकार एक कल्याणकारी राज्य को ऑपरेट कर रही है और उसके लिए उसको कार्य करना है। अगर कल्याणकारी उसका दृष्टिकोण नहीं होगा तो शायद इतने खर्चे नहीं करने होंगे, पर उसको सोशल इकोनॉमिक ओवरहेड्स पर लगातार खर्चा करना है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ पर लगातार खर्चा करना है। इस वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर जितना ज़्यादा बढ़ाया जाएगा और जब चाहें तो उसको कंट्रोल भी किया जा सके, तो गवर्नमेंट को बहुत ही रैशनल वे में ये अपना बजट डिज़ाइन करते समय पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक रेवेन्यू के बीच बैलेंस बना के रखना होगा। धन्यवाद।